इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संघवाद क्या है। हालांकि हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे थे कि संघवाद आखिर कहते किसको हैं और उसका जो पिक्चर बनना चाहिए उस पर हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन इसमें ओरिजिनल में जो टॉपिक दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी बुक में संघवाद क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम उलझन से ही शुरू करते हैं। मैं थोड़ी उलझन में हूँ, ये देखिए है ना, यहाँ पर ये कार्टून टाइप बनाया हुआ है और ये सोचा क्या जा रहा है। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी उलझन में हूँ, आखिर भारत की शासन व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए, यह एकात्मक है, संघात्मक या केंद्रीकृत, कौन है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग को इस टॉपिक के अंत में हम लोग को मिल जाएगा। देखते हैं हम लोग जब पढ़े थे इसके पीछे वाला चैप्टर, उसमें पढ़े थे एक बेल्जियम का एग्जाम्पल और एक श्रीलंका का। तो बेल्जियम और श्रीलंका में डिफरेंस क्या था? बेल्जियम में हम लोग देखे थे क्या कि वहाँ पर जो केंद्रीय सरकार थी वह अपनी शक्ति को प्रांतीय सरकारों को दे दी थी और संविधान में भी बदलाव ला करके और ज़्यादा ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता देने की कोशिश की गई थी। जिससे क्या हुआ था कि वहाँ के स्थानीय जो झगड़े थे या प्रांतीय जो झगड़े थे भाषा के आधार पर, वो उनसे जो है देश टूटने से बच गया, वहाँ गृह युद्ध होने से बच गया था। फ्रेंच और डच में जो समस्याएं थी, ऊपर फ्रेंच रहा करता था और नीचे डच रहा करता था, है कि नहीं? तो बेल्जियम का अलग कथा था। अब देखिए हम लोग देखे थे क्या कि वहां पर जो केंद्रीय सरकार की शक्ति थी उसमें कमी ला दिया गया था और वहाँ और उनका जो अधिकार था, जो माने केंद्रीय जो सरकार थी उसके अधिकार में उसके जो ताकत था शासन करने का उसको कम कर दिया गया, उसके अधिकार को कम करके वहाँ के प्रांतीय सरकार को दे दिया गया था ताकि वो लोग अपने क्षेत्र को, वहाँ के नागरिकों को भली भांति चलाएं। लेकिन वहाँ पर केंद्र का भी एक सरकार था, प्रांतीय सरकारों को दे दिए गए थे। बेल्जियम उससे पहले भी बेल्जियम में ऐसा नहीं था कि 1993 के पहले प्रांतीय सरकारें नहीं थी, प्रांतीय सरकारें नहीं थी। लेकिन था क्या कि उनको जो प्रांतीय सरकार थी, प्रांतीय कहने का मतलब जैसे भारत है तो 28 को राज्य बटा हुआ है तो 28 को हम प्रांत बोलेंगे, उसी तरह से बेल्जियम में दो प्रांत थे, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, और भी कई प्रांत थे। लेकिन मेन रूप से वहाँ पर भाषा के आधार पर जो बंटवारा होना था वो हुआ था। हालांकि स्थानीय सरकारें थी, प्रांतीय सरकारें थी, उनकी अपने अधिकार थे, लेकिन ये अधिकार जो है केंद्र के द्वारा दिए गए थे और जब चाहे जब छीन ले सकती थी केंद्र। इसीलिए वहाँ पर जो है ना आपस में प्रांतीय सरकारों को एक हमेशा या वहाँ के जनता को जो है एक टेंशन या एक किस्म के तनाव का सामना करना पड़ रहा था। तो 1993 में क्या हुआ कि संविधान में ही बदलाव कर दिया, चूंकि संविधान से ही सरकारें चलती है और संविधान में ही लिखा हुआ था कि सारी अधिकार जो है केंद्र सरकार के पास रहेंगी। लेकिन 1993 में जब बदलाव किया गया तो जो प्रांतीय सरकारें थी उनको और अधिक संवैधानिक अधिकार दिए गए। संवैधानिक मतलब जिस संविधान से, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है उसी तरह से वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि अब जो है प्रांतीय सरकारों को और स्वायत्तता मिल जाती है और जैसा चाहे वहाँ अपने क्षेत्र में विकास या शासन व्यवस्था चला सकते हैं। अब देखिए इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। जब अधिकार मिल गया, जब लिखा ही गया आपको संविधान में, तब कोई प्रकार की फिर दिक्कत नहीं रहा। अब देखिए बेल्जियम जो था एकात्मक शासन के जगह पर, एकात्मक मतलब केंद्र में केवल शासन रहे, इसके जगह पर उन्होंने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया और होने वाले गृह युद्ध को रोक दिया। लेकिन श्रीलंका जो है ऐसा नहीं किया था,
वहाँ पर अभी भी व्यवहारिक रूप में एकात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार है और सारी चीज़ों का नियंत्रण अपने पास रखती है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था कहते किसको है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं, उसी को बोलते हैं हम केंद्रीय शासन व्यवस्था या एकात्मक शासन व्यवस्था। श्रीलंका चूंकि हम लोग पढ़े थे सिंहली और तमिल से बने हुए थे, तो तमिल वाला जो उत्तर वाले लोग थे वो चाहते थे क्या कि देश जो है सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाए, देश में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। इसका मतलब वजह ये था कि चूंकि वहाँ पर सिंहली बोलने वाले अलग थे और तमिल बोलने वाले अलग थे। अब सिंहली का जो अधिकार मिल गया ना केंद्र में, तमिल पर अत्याचार करने लगे और बात को जो है उनके अधिकारों को नज़रअंदाज करने लगे, जिससे वहाँ गृह युद्ध हो ही गया। तमिल लोग को भी चलाने वाले कोई नेता होंगे, उनके अधिकारों पर बात करने वाले होंगे। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या कि संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता जो है केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों में बढ़ जाती है। केंद्र में भी सत्ता रहता है और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों मतलब कि वही राज्य में बढ़ जाता है। अधिकार जो है, कुछ अधिकार को केंद्रीय अधिकार माना जाता है, कुछ को प्रांतीय अधिकार माना जाता है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं। एक होता है जो पूरे देश के लिए होती है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे सुरक्षा का, जैसे देश का सुरक्षा करना है, बॉर्डर सुरक्षा करना है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसको नियंत्रण में रखना है, शिक्षा को ध्यान में रखना है। हालांकि शिक्षा जो है प्रांतीय भी अधिकार में आते हैं और राष्ट्रीय महत्व के भी विषय हैं। इसी तरह से जो विषय पूरे देश को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है वो राष्ट्रीय सरकार अपने या केंद्रीय सरकार अपने अधिकार में रखती हैं, और जो अधिकार क्षेत्रीय लोगों की या क्षेत्रीय समस्याओं पर जुड़ी होती हैं, ये देखिए क्या लिखा गया है, राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें जो होती हैं वो दैनंदिन कामकाज को देखती हैं, मतलब रोज दिन कहाँ क्या हो रहा है इस बात को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। बहुत बड़ी बात है, स्वतंत्र होकर काम करती है। मतलब राज्य में अगर सरकार है और राज्य के सरकार कहे कि हम दारू बंद कर देंगे, केंद्र के सरकार कहे कि नहीं दारू हम नहीं बंद करेंगे, तो केंद्र वाला का राज्य के ऊपर थोपा नहीं जाएगा। राज्य के ऊपर अपना अधिकार है। जैसे बिहार में देखिए, बिहार में दारू बंद है और दूसरे राज्य जो हैं अपने स्तर से अपने ढंग से सरकार को चला रही हैं, और केंद्र भी बिहार के इस फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सका। तो यही होता है संघीय शासन का मुख्य काम, कि संघीय शासन में जो है प्रांत का अपना अधिकार होता है और उसमें कोई दबाव नहीं डाल सकता है केंद्र। हाँ, तब तक जब राष्ट्रीय महत्व के या जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, या यहाँ पर देखिए आगे चल के हमको मिल जाएगा कि किस पर किसी किस्म का छेड़खानी नहीं करना है। मतलब स्वतंत्रता का अधिकार या जो कुछ भी मूल अधिकार होते हैं उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं किया जा सकता है, वो संविधान के अनुसार ही चलेंगे। लेकिन हाँ, पानी की व्यवस्था कैसा है, बिजली की व्यवस्था कैसा है, तो ये सब दैनंदिन कामकाज में आते हैं। नहर में पानी आया कि नहीं आया, तो इसको देखना प्रांतीय सरकारों का काम होता है। कृषि कैसा चल रहा है, कहाँ रोड बनवाना है, रोड बनवाना भी इनके अंडर आ जाता है। तो दोनों स्तर की सरकारें हम लोग देखें कि स्वतंत्र काम करती है, अपने अपने विषय में स्वतंत्र है। अब संघीय शासन व्यवस्था को हम लोग देख लिए कि इसमें जो है बट गया प्रांतीय सरकारों में और केंद्रीय सरकारों में, लेकिन एकात्मक सरकार ठीक उल्टा होता है। जैसा कि श्रीलंका में हम लोग देखें, इसमें एक ही स्तर की सरकार होती है और बाकी जो कुछ भी जैसे कंपनीज हो गए या और भी अलग अलग मंत्रालय हो गए, वो केंद्रीय शासन या सरकार के अंतर्गत ही काम करती है। या अगर कहीं पर कोई क्षेत्र है तो उस क्षेत्र का अगर कोई सरकार भी है ना, तो वो डायरेक्ट कंट्रोल्ड होगा
केंद्र से कंट्रोल होगा। मतलब केंद्रीय शासन के अधीन ही सब काम करेंगी। कोई अपना स्वायत्तता के, जैसे तमिल लोग नहीं कर सकते हैं अपने स्तर से अपने ढंग से विकास। अगर वो चाहें कि यहाँ रोड बन जाए तो नहीं, जब तक कि वहाँ का केंद्र सरकार इजाज़त नहीं दे तो तमिल लोग नहीं ऐसा कर सकते हैं। वहाँ पर स्थानीय सरकारों को आदेश दिया जा सकता है, प्रांतीय सरकारों को आदेश दिया जा सकता है, लेकिन केंद्र के सरकार के अंदर सब अधिकार होगा और वही सबको आदेश देंगे कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो। पर संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को कुछ खास आदेश नहीं दे सकती है। जैसे दारू बंद कर दिया बिहार की आमदनी कम हो गया, अब आमदनी बढ़ाने के लिए दारू बेचने के लिए इजाज़त कह दे कि तुम दारू बेचो और जो भी तुम्हारा कमी है अपना पैसा के वो पूरा करो। लेकिन फिर भी ये ऑर्डर आने के बाद भी बिहार सरकार स्वतंत्र है कि वो ऑर्डर माने चाहे नहीं माने। वही कहा जा रहा है कुछ खास आदेश नहीं दे सकती है, कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है, क्योंकि राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, वो स्वायत्त होती हैं। केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं, अपने स्तर पर वो काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार जो चाहे वही होगा, ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है, अपने अपने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखिए संघीय शासन व्यवस्था में कौन कौन सा महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। हालांकि हम सब विशेषता पर बात कर लिए। जैसे दो या अधिक स्तर की सरकार होती है, तो हमारे देश में 3 स्तर की सरकार, यहाँ कह दिया तो 3 स्तर ही होता है मुख्य रूप से। जैसे एक हो गया हम लोग का केंद्र पर, दिल्ली में जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वगैरह जो मंत्रालय संभालते हैं वो। दूसरा हो गया राज्य सरकार, यानी जी नीतीश कुमार वगैरह जो है अपने स्तर पर ये काम करते हैं। और तीसरा हो गया पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें मुखिया जो है गांव के समस्याओं को हल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो 3 स्तर की सरकारें हमारे देश में है, और इसीलिए जो है यहाँ तीनों स्तर की सरकारों के पास अपने अपने अधिकार हैं। और यही वजह है कि हमारा देश जो है संघीय शासन वाला देश है। यहाँ पर अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। देखिए हम बोले थे कितना भी स्तर का हो जाए लेकिन नागरिक सेम होगा। पिछला जब इंट्रोडक्शन हम लोग किए थे तो शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने, कानून बनाने मतलब वही दारू बिकेगा कि नहीं बिकेगा इसका कानून बनाना। कर वसूलना मतलब टैक्स लगाना, जहाँ से कि पैसा कमाए राज्य के विकास के कार्य करने के लिए। प्रशासन मतलब पुलिसिंग, कहाँ कैसा सुरक्षा व्यवस्था रखना है, उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। हाँ, जैसे हम लोग के ही क्षेत्र में जो है केंद्रीय प्रशासन भी अपने ढंग से काम करती है और राज्य सरकार का अपना प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में काम करती है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। इसीलिए कोई प्रकार के झंझट नहीं होता है, माने एक दूसरे के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट न हो, कोई लड़ाई न हो जाए राज्य सरकार और केंद्र सरकार में। आपसी समझ समझौता इस वजह से बना हुआ रहता है, ये एक खास बात है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व, प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यही संविधान में जो लिख दिया जाता है वही मानना दोनों का काम है। संविधान, देखिए यही बात हम बोले थे, संविधान में मौलिक प्रावधान दिया गया है और इस मौलिक प्रावधान को बदलने का अधिकार जो है न केंद्र सरकार के पास है न राज्य सरकार के पास है, कोई अकेले नहीं बदल सकती है। मौलिक प्रावधान को बदलने के लिए केंद्र सरकार और पूरे राज्य सरकार में बहुमत होने की आवश्यकता होती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकती है, अकेले कोई नहीं बदल सकता है। अदालत जो होता है, जिसको हम लोग कोर्ट कहते हैं, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। हाँ, व्याख्या कर सकती है किसको कैसे काम करना है, कहाँ गलती कर रहा है, ये सब करना अदालतों का काम है। कहीं कोई गलती कर रहा है तो वहाँ पर जो है अदालत आकर के चेताएगी सरकार को, ऐसा नहीं ऐसा कीजिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए थे, SC ST कानून के तहत जो है कोर्ट कुछ गलती किया था तो सरकार जो है कानून दूसरा बना करके काम किया।
इसी तरह से न्यायालय जो है, जैसे जम्मू कश्मीर में 4G बंद कर दिया गया था, 370 जो धारा हटाया गया था उसके बाद से, तो अब एक दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में किसी ने अपील की। इससे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है एकदम लास्ट फैसला सुनाई कि देखिए यह मानव का अधिकार के हनन है, जल्द से जल्द 4G वहाँ पर बहाल किया जाए, लोगों के अधिकारों को जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जाए। तो देखिए यहाँ पर जो है विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ही निर्णायक की भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि इसी के पास पूरे देश में सबसे अधिक पावरफुल यही बॉडी है और इसी के पास सब अधिकार होता है। वित्तीय स्वायत्तता, वित्तीय मतलब पैसा कौड़ी से अपने, अब जैसे बिहार में विकास करना है तो बिहार में विकास करने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा के लिए अगर ये केंद्र सरकार पर निर्भर रहे तो बड़ा दिक्कत है। तो इसके लिए बिहार सरकार को भी पैसा कमाने के लिए बहुत सारा जगह दिया जाता है। जैसे बालू देखिए आजकल हम लोग के एरिया में कितना जबरदस्त बिक रहा है, क्योंकि बालू बेचने से जो है सरकार को पैसा मिलती है। तो यही स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व मतलब पैसा कमाने के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। हाँ, डीजल पेट्रोल भी बिकता है तो उसमें भी राज्य सरकार को एकदम बांधल है कि इतना पैसा हम लेबे करेंगे। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देखिए यहाँ पर इस पर गौर कीजिएगा, क्या दोहरे उद्देश्य हैं। तो देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। देखिए एकता कैसे बनल रहेगा, आपस में नहीं लड़े तो नहीं लड़े, इसलिए संघीय शासन व्यवस्था देना चाहिए। अच्छा, दूसरा कह रहा है एकता की सुरक्षा और उन्हें बढ़ावा देना, तो अब जैसे नहीं लड़ेगा तो एकता बढ़ेगा। और दूसरा बात है क्षेत्रीय विविधताओं, जैसे हम पिछला वीडियो में बात किए थे कि हमारे बिहार से झारखंड अलग हो गया था क्योंकि क्षेत्रीय विविधता था। अब क्षेत्रीय विविधता को सम्मान देने के लिए जो है अलग वहाँ का शासन व्यवस्था कर दिया गया। वहाँ के आदिवासी लोग अपने ढंग से वहाँ का शासन चलाएं और चला भी रहे हैं, ऐसा नहीं। इस कारण संघीय व्यवस्था जो है उसके गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण, देखिए इस पर फोकस करना बहुत जरूरी। दो चीजें क्या क्या, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक कि विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। सत्ता के बंटवारे के नियम, तो इसमें जैसे देखिए हम लोग देखे थे वहां पर कि बेल्जियम में 80% 20% था, तो भी वहां पर सत्ता के बंटवारा कहा गया कि 50-50 होगा। तो ये नियम हो गया और दोनों को सहमति होना जरूरी है, और यहाँ इसमें होता है। इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। एक दूसरे पर भरोसा कहने का मतलब कि राज्य जो है देश में मिलकर रहे, और जो केंद्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर की जो चीजें हैं वो जो चलाई जा रही हैं उसमें भरोसा कायम रहना चाहिए। जैसे अमेरिका में जो है जितने राज्य हैं वो अपने स्तर पर सारी चीजें करती हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय स्तर की चीजों के लिए केंद्र सरकार पर ही निर्भर रहती है। और दूसरा क्या है, आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति दोनों। अब क्या हम लोग देखते हैं कि संघीय सरकार में जो होता है वही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा हो जाता है, और दोनों का अपना अपना अधिकार होता है। संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। देखिए क्या क्या अलग अलग किस्म का बंटवारा जो है अलग अलग किस्म ऐसे होता है। और कि कितने रूप के मतलब बंटवारा देखने को मिलते हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए है कि देखा ये गया है कि कई बार जो है छोटे छोटे क्षेत्र जो मिल करके एक देश बना लेते हैं। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है कि कैसा संघीय शासन व्यवस्था है। जब कई अलग अलग छोटे छोटे देश जो है मिल करके एक बड़ा देश बनता है और एक केंद्रीय शासन स्थापित होता है, तो इस तरह के संघीय शासन में यहाँ के जो राज्य हैं वो अपना स्वतंत्रता हमेशा कायम रखना चाहेंगे, और यहाँ
कुछ ज़्यादा ही स्वतंत्रता चाहेंगे। भले मिल करके एक हो गया, भले इनका बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो केंद्रीय शासन के या सुरक्षा जो है केंद्रीय शासन के हाथ में आ गया, लेकिन फिर भी लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ये लोग ज़्यादा स्वतंत्र रह करके काम करना पसंद करेंगे। और कई बार होता ऐसा है कि छोटे छोटे मिलकर के बन गए और एक बड़ा देश जो है कई भागों में बट करके शासन व्यवस्था, शासन जो है कई हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो इससे भी जो है हमारा संघीय शासन व्यवस्था, जैसे यहाँ देखिए, इस बात पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई है। मतलब ये अलग अलग होकर के, जैसे यहाँ देखिए, संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। हाँ, जैसे हमारा देश पहले जो था 564 ईस्वी में बटा हुआ था, इसी किस्म में 563-64 में बटा हुआ था, तो उसको क्या किया गया, सबको इकट्ठा करके बनाया गया था हमारा देश। तो ये एक पृष्ठभूमि हुआ। दूसरा, इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपने संप्रभुता को साथ करते हैं। इसमें देखिए बड़ी इकाई गठित हो जाता है। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र, दोनों स्वतंत्र मतलब ये दोनों संप्रभुता को साथ करते हैं, एक साथ लेके आ जाते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं, केंद्र को दे देते हैं कि आप बढ़िया से हम लोग को सुरक्षित रखिए। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है। ऐसा में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इस तरह का निर्माण किया। वहां पर जितने राज्य हैं वो पहले अलग अलग देश जैसा काम करते थे, एकदम स्वतंत्र काम करते थे, लेकिन आज जो है संयुक्त राज्य अमेरिका बना हुआ, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के वृक्ष ज्यादा ताकतवर होते हैं, प्रांत को थोड़ा ज्यादा। जैसे हम लोग कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की यूनिवर्सिटी ना कह के कैलिफोर्निया बोलते हैं। न्यूयॉर्क की कोई अगर संस्था होगी तो डायरेक्ट हम लोग न्यूयॉर्क कहेंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क वहाँ का एक प्रांत है और वो प्रांत जो है काफी स्वतंत्र काम करता है। कोई भी आदमी डायरेक्ट जाकर के न्यूयॉर्क से व्यापार कर सकता है। उससे व्यापार करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाकर के समझौता करने की जरूरत नहीं होगी, अगर वहाँ के सरकार ने, स्थानीय सरकार डायरेक्ट अगर व्यापार करे तो। और ऐसा हुआ भी। अब की बार हाउडी मोदी कार्यक्रम सुने थे, उसमें जो है मोदी जी जो गए थे वो अलग अलग प्रांतीय सरकारों के गवर्नरों से मिले थे, वहाँ के जो चलाने वाले लोग होते हैं उनसे मिले थे और वहाँ से डायरेक्ट व्यापार का समझौता हुआ था। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। जैसे झारखंड का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, उत्तराखंड का गठन हुआ, इसी तरह से और भी अलग अलग हिस्से बने। तमिल बोलने वाले तमिलनाडु बनाए, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र बनाए, गुजराती बोलने वाले गुजरात बनाए। तो इस तरह से जैसा विविधता होगा, वहाँ का क्षेत्रीय विविधता, बोली वाला विविधता, उसके अनुसार जो है गठन हो जाता है राज्य के, और फिर जो है सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है राष्ट्रीय सरकार के बीच और प्रांतीय सरकार के बीच, और इस तरह से जो है पूरा देश एक बनता है, कायम होता है। और इस तरह से जब देश बनता है तो दूसरा तरीका है, इसमें जो है केंद्र सरकार खुद देखा कि हमारा देश जो है विविध सभ्यता संस्कृति से बना हुआ है, यहाँ पर ज्यादा बेहतर काम करना है तो वहाँ दे दिया जाता है। तो यहाँ मांग मैंने पहले से स्वतंत्र नहीं है, यहाँ दिया गया, इसलिए इनको जो है पहले स्थिति की तुलना में कम स्वतंत्रता या उसके ऊपर कम बात करते हैं। इनको अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ अधिकार मिल जाए, बस वही काफी है। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है। इसकी दूसरी श्रेणी वाली मतलब कि जिसमें बड़ा देश अपने क्षेत्रीय विविधता के आधार पर जो बंटवारा किया,
व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर हुआ करती है, क्योंकि राज्य सरकार को तो केंद्र ने बनाई थी। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था विशेष राज्य का दर्जा, और इसी तरह से और भी कई राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, क्योंकि उनका भौगोलिक या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐसा है जिसके वजह से तो दिए जाते हैं, नहीं तो समान अधिकार दिया जाता है सबको। तो हम लोग सारा बात समझ गए, और इस तरह से इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। और यहाँ इस वाला को आप लोग पढ़ के देखिए कि समझ में आएगी नहीं, कौन गलती बोल रहा है, उस पर आप अपना टिप्पणी कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग भारत में संघीय व्यवस्था पर डिटेल से चर्चा करेंगे, भारत में कैसा संघीय व्यवस्था है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने तक सीखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग और सीखेंगे। थैंक यू।